हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अभी हम क्वेश्चन 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में बोला गया है, फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड सी चेक वेदर और नॉट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हम यहाँ पे चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1, सेट बी है जिसका एलिमेंट है 2 और सेट सी है जिसका एलिमेंट है 3। तो अगर हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी चेक करना है तो उसके लिए हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। और ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा, अब आपको पता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा, यानी कि पहले ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट। ए का एलिमेंट है 1, बी का एलिमेंट है 2, तो जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड 2। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी का आंसर। और अब हमें क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी के साथ यूनियन फाइंड करना है। किसका? सेट सी का। तो सेट सी का एलिमेंट है 3। और जब हम ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, यानी कि 1 2 यूनियन 3 फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब आपको पता है कि 1 और 2 जो है वो क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर, उनको हमें ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए यूनियन, जब हम ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालेंगे तो आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो इसलिए 1 2 3 यहाँ पे सब कुछ आ गया। और 1 2 को हमने कैसे लिखा है? 1 2 को हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है। अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS में हमारे पास है ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। अब यूनियन में आपको पता है कि सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो ए का एलिमेंट है 1 और सेट सी के पास है 3। तो जब हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 एंड 3। और जब बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो होगा सेट बी के पास है 2, सेट सी के पास है 3, तो उसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 एंड 3। और जब हम ए यूनियन बी क्रॉस बी यूनियन सी ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो क्या होगा? ए यूनियन सी के एलिमेंट थे 1 एंड 3 और बी यूनियन सी के एलिमेंट थे 2 एंड 3। अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हम जो एलिमेंट सीखेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो पहले 1 के साथ निकाल लेते हैं सबका। तो 1 का 1 एंड 2 और 1 एंड 3, अब 3 के साथ तो 3 एंड 2 और 3 एंड 3। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और अच्छे से समझना है तो नीचे वीडियो में लिंक है, आप वहां पे जाके समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने LHS ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड किया तो उसके एलिमेंट आए हमारे पास 1 2 एंड 3, जहाँ पे 1 2 ऑर्डर्ड पेयर में है। और जब हमने RHS के एलिमेंट फाइंड किए तो हमें मिला 1 2 1 3 3 2 एंड 3 3। और LHS के एलिमेंट ये हैं और ये है हमारे RHS के एलिमेंट। क्या हमारे पास LHS और RHS इक्वल है? नहीं, हमारे पास LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन सी। आप चाहते हैं आप पे सेट ए, सेट बी और सेट सी में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट चूज करके भी LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमें चेक करना है LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। इसके लिए हमने कंसीडर किया, माना सेट ए उसके एलिमेंट है 1, सेट बी उसके एलिमेंट है 2 और सेट सी उसके एलिमेंट है 1 एंड 2। अगर हम सिर्फ LHS की बात करेंगे तो हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी हम जब फाइंड करेंगे तो ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम बोल देंगे कि इसका इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट 5 होगा। और जब हम इसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ तो यूनियन में आपको पता है कि यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो 5 1 एंड
2, यानी कि एक तरीके से हमें 1 and 2 ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा LHS। LHS में हमारे पास क्या आ गया, LHS में हमारे पास आ गए 1 and 2। और अगर हम RHS देखें तो उसमें हमें पहले B यूनियन C की ज़रूरत है। तो जब हम B यूनियन C फाइंड करेंगे, B यूनियन C के अकॉर्डिंग B यूनियन C ये हो जाएगा 1 and 2। और फिर हमें A के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो B यूनियन C का इंटरसेक्शन A के साथ जब हम निकालेंगे, A है 1, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन आएगा 1। तो हमें क्या दिखा, हमें यहाँ पे दिखा कि LHS यानी कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज नॉट इक्वल्स टू RHS यानी कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। 3 people go to a stationery shop. Asha spends 150 rupees. Abha spends 202 rupees. And Vipin spends 256 rupees to buy pens, pencils and rulers. क्वेश्चन में बोला गया है तीन लोग हैं, आशा, आभा और विपिन। इन तीनों ने, ये तीनों स्टेशनरी शॉप पे पेन्स, पेंसिल्स और रूलर्स खरीदने के लिए गए। तो आशा ने 150 रुपए का सामान खरीदा है, आभा ने 102 रुपए का और विपिन ने 256 यानी कि 256 रुपए का सामान खरीदा है। और हमें बोला गया आशा बाइज 5 पेन्स, 10 पेंसिल्स एंड 1 रूलर। आशा ने 5 पेन खरीदे, 10 पेंसिल खरीदे और 1 रूलर खरीदा है। आभा बाय 6 पेन्स, 11 पेंसिल्स एंड 2 रूलर्स। आभा ने 6 पेन खरीदे हैं, 11 पेंसिल्स खरीदे और 2 रूलर्स खरीदे हैं। विपिन बाय 7 पेन्स, 13 पेंसिल्स एंड 3 रूलर्स। विपिन ने 7 पेन्स, 13 पेंसिल्स और 3 रूलर्स खरीदे हैं। राइट डाउन द सिचुएशन अबव एज मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें यहाँ ऊपर क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है, यहाँ से हमें जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा उसको हमें किस में लिखना है, उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पहले हम इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। हमने माना एक पेन की कॉस्ट x रुपीज है, एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज है और एक रूलर की कॉस्ट z रुपीज है। तो आशा ने 5 पेन खरीदे हैं। अगर एक पेन की कॉस्ट x रुपी है तो 5 पेन्स की कीमत हो जाएगी 5x रुपी। और अगर एक पेंसिल y रुपी की है तो आशा ने 10 पेंसिल खरीदी तो 10 पेंसिल 10 y रुपी की हो जाएंगी। और सिमिलरली अगर एक रूलर z रुपी का है तो 1 रूलर ऑब्वियसली तो z का ही होने वाला है। उसी तरीके से अगर हम आभा का देखें तो आभा ने क्या करा, आभा ने 6x रुपए के पेन खरीदे, 11 y रुपीज की पेंसिल और 2 z रुपीज के रूलर्स खरीदे हैं। और विपिन ने 7x रुपी के पेन, 13 y रुपी की पेंसिल और 3 z रुपी की रूलर्स खरीदे हैं। और हमसे बताया गया है कि जो आशा है उसने टोटल 150 रुपए खर्च किए हैं। तो अगर हम इस आशा के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो उसने 5x रुपए के पेन खरीदे, 10 y रुपए की पेंसिल खरीदी और z रुपी का रूलर खरीदा है। तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 150 रुपए खर्च कर दिए। तो इन सबका सम क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसी तरीके से आभा ने 202 रुपए खर्च किए हैं तो उसने 6x रुपए के पेन खरीदे, 11 y रुपए की पेंसिल्स खरीदी और 2 z रुपीज के रूलर खरीदे और उसने टोटल 200 रुपए खर्च किए। उसी तरीके से विपिन ने 7x रुपी के पेन, 13 y रुपी की पेंसिल और 3 z रुपी के रूलर खरीदे। तो उसने टोटल 256 रुपी खर्च किए। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिल चुकी हैं। यहाँ पे y होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन इक्वेशंस को, जो हमें 3 इक्वेशन मिली है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। अब अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम इसके लिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले सकते हैं इस तरीके से, ax इज इक्वल्स टू y, जहाँ पे a क्या होगा, a जो होगा यहाँ पे हमारे पास x y z के जो भी कोफिशिएंट्स है उनसे मैट्रिक्स बनेगी। और x क्या होगा, x होगा यहाँ पर हमारे x y एंड z, x और y एक्चुअली यहाँ पे b होगा और b क्या होगा, ये वाली सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट्स राइट द अबव इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल्स टू b, जहाँ पे a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम द इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर 5 6 7 सारे x के कोफिशिएंट एक लाइन में और 10 11 13 y के सारे कोफिशिएंट सेम लाइन में, सेम कॉलम में और
1 2 3 एंड 1 2 3, तो z के कोफिशिएंट सभी एक कॉलम में, और जो मैट्रिक्स x है वो क्या होंगे, हमारे वेरिएबल्स का कॉलम होगा उसमें x y और z, और जो मैट्रिक्स b है वो क्या है, उसमें ये वाली सारी राइट हैंड की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। और ये हो चुकी है हमारी जो भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। हमारे क्वेश्चन में ये डिमांड थी कि राइट डाउन द सिचुएशन अबव एज ए मैट्रिक्स इक्वेशन, तो हमने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements are true and which are false? ओके, इस बार हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है एंड गिव अ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जांपल वेयर एवर अप्रोप्रिएट टू जस्टिफाई योर आंसर, और जरूरत पड़ने पर हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू सबसेट ए एंड बी ऑफ ए यूनिवर्सल सेट एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई इम्प्लाइज दैट a is equals to phi and b is equals to phi। यहाँ पर हमसे बोला गया है अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट x से एक सेट a और b ले, तो अगर सेट a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि a इंटरसेक्शन b phi है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेट a भी क्या होगा, phi होगा, और सेट b भी क्या होगा, phi होगा। क्या ऐसा हो सकता है? जरूरी ऐसे तो जरूरी नहीं है ना। अगर कोई किसी एक यूनिवर्सल सेट से हमने दो सेट बनाए और वो दोनों सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, उन दोनों सेट के पास कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं द स्टेटमेंट फॉर एनी टू सबसेट ए एंड बी ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एक्स, a intersection b equals to phi implies that a is equals to phi and b is equals to phi is not true in general। ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर हम इसका जस्टिफिकेशन दे तो हम इसको बोल सकते हैं, इसके लिए हमने इसका जस्टिफिकेशन के लिए हमने माना, इसके लिए हमने माना एक यूनिवर्सल सेट एक्स जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट ए है 1 2, एक सेट है बी 3 4, जो कि यूनिवर्सल सेट एक्स से लिए गई हैं। और अब अगर हम यहाँ पे a इंटरसेक्शन b फाइंड करें, देखिए a के पास 1 और 2 है और b के पास 3 और 4 है, और जब हम a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे तो उनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 2 और 3 4 यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5। अब क्या हम ये देख सकते हैं कि क्या एलिमेंट a और एलिमेंट b क्या 5 है यहाँ पे? नहीं ना। अगर इनके पास कुछ कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो दोनों सेट क्या होंगे, बेचारे खाली होंगे, उनके पास कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास तो अपने अपने एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। हमने देखी ले कि इंटरसेक्शन बी फाई है, पर ए ना तो ए इज इक्वल्स टू फाई है और ना ही बी इज इक्वल्स टू फाई है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं गिवन स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं है। ऐसा केवल कुछ ही केसेस में हो सकता है, हर किसी के लिए ये सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, if a polynomial with coefficients in R has complex roots then its degree must be even। हमसे बोला गया है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसके सारे कोफिशिएंट्स क्या है, R है। कोफिशिएंट्स आपको पता होगा, हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल्स के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो इनके मल्टीपल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें बोला गया है, तो वो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके जिसके कोफिशिएंट क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे, तो उनके अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, तो अगर उनके कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो उसकी जो डिग्री होगी, यानी कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो इवन होगी। देखो पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मानिए एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पे हमारे पास एक जगह पे x की पावर 3, एक जगह पे पावर 5 और एक जगह पे पावर 1 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो इस इक्वेशन में हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 5 है। तो उसी तरीके से
अगर हमें ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाए जिसके सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और उनके पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, तो उनकी जो डिग्री होगी वो इवन ही होगी, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वो क्योंकि इवन ही, एक इवन नंबर ही होगा। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर इवन है तो ही कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, या कॉम्प्लेक्स रूट है तो डिग्री इवन ही होगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए हम नीचे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो पहले तो हम लिख देंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट कैन बी ऑड और इवन। अब हमने क्या करा, हमने ऊपर यहाँ पे फॉल्स, जो हमने स्टेटमेंट को फॉल्स बताया, और साथ ही साथ इसके लिए हमने इसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट लिख दी कि बोल दिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसका रियल कोफिशिएंट होगा उसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो सकती है, ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है, चाहे उसके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हो या फिर ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन ही होगी। इसके लिए हमने माना, देखिए हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा -1, और एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये आपको पता ही है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, आयोटा होता है। तो हम इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास रूट्स आ गए माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो देखो आप डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ पे जो डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो इवन ही है। अब हम इसके साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, ये क्यूब है, ये पावर 3 है, यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमें मिला, एक तो x की वैल्यू 0 मिली है, और यहाँ पे भी हमें क्या रूट्स क्या मिलेंगे, प्लस माइनस आयोटा मिलेंगे। अब आप देखिए हमें यहाँ पर एक रियल रूट भी मिल गया और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स भी मिल गए, पर यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, देखिए यहाँ पर इसकी पावर 3 और इसकी पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है। 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, और ये यहाँ पे इसकी डिग्री 3 थी, फिर भी हमारे पास जो रूट्स आ गए वो क्या गए, कॉम्प्लेक्स आ गए। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी कोफिशिएंट्स रियल नंबर है तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं तो उसकी जो डिग्री होगी वो इवन होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो कि क्या है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, और इसकी जो डिग्री क्या है, 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। एंड उसके साथ साथ हमने एक और पॉलिनोमियल लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारे पास एक रूट आया एक्स इक्वल टू 0, और 2 रूट आए थे प्लस माइनस आयोटा, और जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रूट नंबर्स हैं, और लेकिन इसकी डिग्री क्या थी, 3 थी, जो कि क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इवन और ऑड दोनों केस में ऐसा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 is equals to argument of z1 upon argument of z2 where z1 z2 are element of complex number except 0, argument of z2 is not equals to 0। देखिए हमसे यहाँ पर बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल होता है, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 एंड प्लस 2 के पाए। और आपको पता है कि जो आर्ग्यूमेंट जो होगा z1 अपॉन z2 का वो माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। धन्यवाद।